नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में पूरी दुनिया में यही पूछा जा रहा है कि भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध पर क्यों तटस्थ है। इसके पीछे की क्या मजबूरी है या फिर इसके पीछे की असली वजह क्या है। क्या रूस के साथ खुले में समर्थन, पूरी तरह से खुला समर्थन भारत दे सकता है, यूक्रेन के साथ खुला समर्थन दे सकता है। क्यों बार बार जब यूएन की तरफ से किसी तरह के प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं रूस के खिलाफ, तो भारत की तरफ से वहां पर खुद को उपस्थिति नहीं बताया जा रहा है। और यही वजह है कि कई यूरोपियन देशों ने भारत की इस स्टैंड का एक तरह से बाकायदा उस पर नाराजगी जाहिर की है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि भारत आखिरकार क्यों तटस्थ है, इसके पीछे की वजह क्या है। रूस कैसा दोस्त है, यूक्रेन कैसा दोस्त है, अमेरिका के साथ हम लोगों का एक कारोबारी संबंध है, साथ ही साथ अमेरिका इस पूरे मामले पर दादागिरी करना चाह रहा है। तो क्या इसका डर है कि भारत, हिंदुस्तान अमेरिका की चाल में ना फंस जाए, या फिर रूस के साथ वो खड़ा रहेगा, या फिर दोनों, यूक्रेन या रूस को, दोनों को समझाने की कोशिश करेगा ताकि युद्ध की समाप्ति हो जाए। तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से बढ़ी भारत की परेशानी। खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा हिंदुस्तान। आखिर तटस्थता की क्या है असली वजह। संयुक्त राष्ट्र में जब रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, भारत ने खुद को वोटिंग से दूर कर लिया। यूक्रेन से बिना शर्त सेना वापस बुलाने को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया, तभी भारत वोटिंग से दूर ही रहा। भारत की इस तटस्थता से दुनिया भर में सवाल उठने लगे कि आखिर वो युद्धरत दोनों देशों में से किसी एक का खुलकर समर्थन क्यों नहीं कर रहा है। आखिर उसके सामने ऐसी क्या मजबूरी है। इन दोनों सवालों का जवाब यही है कि किसी के समर्थन में खुलकर आना भारत के लिए आसान नहीं है। समझते हैं क्यों है हमारा देश फिलहाल इस मामले को लेकर तटस्थ। गुटनिरपेक्ष संगठन का भारत से अटूट रिश्ता है। किसी पावर ब्लॉक के पक्ष या विरोध में न होकर निष्पक्ष रहना बेहतर समझता है। यूक्रेन से भारत का द्विपक्षीय संबंध बेहतर है। फ्री यूक्रेन को पहले मान्यता देने वाले देशों में से भारत एक रहा है। 2018-19 में 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यूक्रेन से व्यापार हुआ। रूस के साथ भारत के मजबूत रिश्ते से दुनिया है वाकिफ। भारत 50% हथियार रूस से खरीदता है। 80% से ज्यादा कच्चे तेल का आयात रूस से करता है। भारत रूस का संबंध सिर्फ कारोबारी न होकर दिल से जुड़ा है। यूएन में रूस ने भारत के लिए 4 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया। दुनिया में जब भी भारत अकेला पड़ा, रूस हमेशा उसके साथ था। भारत के सामने पश्चिमी देशों को साधे रखने की अहम चुनौती भी बरकरार है। इस समय यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका सहित 141 वैसे देश खड़े हैं जिनके साथ भारत का आर्थिक, कारोबारी और सामरिक संबंध है। अब अगर भारत ऐसे संकट की घड़ी में यूक्रेन के साथ खड़ा होता है तो उसका सबसे बड़ा हितैषी दोस्त का साथ छूट जाएगा, और अगर रूस का साथ दिया तो अमेरिका समेत दुनिया के 141 देशों से संबंधों में खटास पैदा हो जाएगी। इसलिए भारत इस मामले में तटस्थता का रुख अपनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। क्यों है भारत, ये बड़ा सवाल पूरी दुनिया में दरअसल लोगों के जहन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। कई यूरोपियन देशों की तरफ से बाकायदा नाराज़गी जाहिर की गई कि भारत आखिरकार खुलकर समर्थन क्यों नहीं कर रहा। युद्धरत दोनों देशों
दोनों देशों पर भारत का स्टैंड खुलकर क्यों नहीं आ रहा? उसके पीछे कई तरह की वजह है। वजह साफ है, यूक्रेन से भी हम लोगों के संबंध अच्छे हैं, रूस के साथ हम लोग का कारोबारी संबंध तो है ही, साथ ही साथ दिल से जुड़ा हुआ भी संबंध है। किस तरह से रूस और भारत के बीच में सिर्फ जो गहरी जो दोस्ती है वो बाकायदा सिर्फ कारोबार पर आधारित नहीं है, बल्कि मैन टू मैन रिलेशन है। इसलिए भारत बहुत ही पसोपेश में है कि इस हालात में, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, इस हालात में उसे क्या करना चाहिए। यही वजह है कि जब यूएन की तरफ से रूस के खिलाफ 2 प्रस्ताव पास किए गए, दोनों ही प्रस्तावों पर भारत ने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, और इसी बात को लेकर अमेरिका के साथ साथ कई यूरोपियन देशों की तरफ से नाराज़गी भी जाहिर की गई कि भारत को अपना स्टैंड पूरी तरह से ओपन करने की ज़रूरत है। लेकिन आज यही सवाल, दरअसल इसी सवाल पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या भारत के लिए आसान है कि रूस का समर्थन खुले तौर पर कर दे? क्या भारत के लिए आसान है कि खुला समर्थन वो यूक्रेन को दे दे? अगर यूक्रेन को खुला समर्थन देता है तो रूस के साथ जो हमारे गहरे रिश्ते हैं, रूस के साथ हमारे जो कारोबारी रिश्ते हैं, रूस के साथ हम लोगों की जो दोस्ती है, बहुत पुरानी दोस्ती, और सबसे बड़ी बात है कि भारत जब जब पूरी दुनिया में अकेला पड़ा, कमज़ोर पड़ा, उस वक्त रूस हमेशा से भारत का साथ दिया है। 4 बार वीटो पावर का इस्तेमाल बाकायदा रूस की तरफ से किया गया यूएन में, और इस बात को भारत नहीं भूल सकता है। दूसरी बात कि जब जब चाहे रूस की स्थिति कुछ भी रही हो, चाहे रूस बहुत मजबूत रहा हो, रूस कभी कमज़ोर भी हुआ है, यूएसएसआर का जब पूरी तरह से विघटन हुआ तो रूस काफ़ी कमज़ोर भी पड़ा था आर्थिक मामलों को लेकर। उसके बाद भी कई ऐसे मौके पर जब भारत को ज़रूरत पड़ी तो रूस हमेशा से उसके साथ खड़ा रहा है। चलिए, कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट संत राघव पाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राघव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। सुन पा रहे हैं सर राघव जी? जी राघव जी, पूरी दुनिया एक सवाल इस वक्त पूछ रही है कि भारत, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का स्टैंड न्यूट्रल क्यों है? खुला समर्थन रूस को क्यों नहीं दे रहा, या यूक्रेन को ही देना है तो खुला समर्थन क्यों नहीं दे रहा है? क्या इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये तटस्थता जो न्यूट्रल मोड पर इस वक्त भारत है इस पूरे मसले को लेकर, क्या वाकई में सही रहेगा भारत के लिए? जी बताइए सर। वेरी गुड क्वेश्चन, बट मैं पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं कि आज वहां पे क्या हो रहा है। जी, आज लड़ाई का 8वां दिन है और रशिया ने कीव के आउटसाइड में आ गया है। डॉनसन चौहान तक ऑलरेडी उसके कब्जे में है। अभी ऑपरेशन जो वो माउंट कर रहा है वो साउथ से कर रहा है, उड़ीसा नेवल बेस में उसके कब्जे में है, और मारियोल के जो पोर्ट है वो ऑलरेडी वो कब्जे में कर रहा है। इसके अलावा आउटर पेरिफेरी में ऑलरेडी का डोमिनेशन, और आज बॉम्बिंग उसने कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है, और इसके अलावा रॉकेट अटैक कर। ये आज वहां पे वॉर की स्थिति है। आज फ्रांस के जो राष्ट्रपति जी ने पुतिन साहब से बात और ओपन स्टेटमेंट किए हैं उन्होंने दोनों विषय पे। एक उन्होंने कहा, पुतिन साहब ने कहा है कि उनका एम जो है यूक्रेन को मिलिटराइजेशन करना है, और नाटो देशों के साथ जो उनका लक्ष्य है वॉर का, उस पर वो नहीं जाने देते किसी भी साथ। जो पहले उनका अखंड रशिया है वो उसका वो देखना चाहते। फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने भी उनको मदद की है, और ईयू ने प्रतिबंध लगाए हैं और स्टेटमेंट आज की है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है ज्यादा तो और सख्ती से प्रतिबंध लगाए। और तो अभी लेटेस्ट हो रहा है, अभी एक हेलीकॉप्टर में यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल बेलारूस गया है, और वहां पे बातचीत दूसरे शहर की शुरू होने पर ये
डिस्प्ले में कोई बेनतीजा नहीं थी। इसमें देखो क्या डेवलपमेंट आएगा। इसके अलावा आज बेलारूस ने जो बड़ी कार्रवाई की है, उसके मिलिट्री कॉन्वॉयज चले गए हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है यूक्रेन की वॉर के। इंटरनेशनल लेवल पे भी आज ओलंपिक से और उसके अलावा इंटरनेशनल खेलों में बेलारूस और रशिया को अलग थलग कर जी, ये आज वर्ल्ड सिचुएशन है। नाउ अभी इंडिया का स्टैंड है। देखिए, आज हमारी गवर्नमेंट से, डिप्लोमेटिक मिशन से वर्ल्ड में सभी के साथ अच्छे रिश्ते हैं, एक्सेप्ट हमारे हॉस्टाइल नेबर जो पाकिस्तान और चाइना। यूक्रेन के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते हैं, लेकिन इंडिया का जो स्टैंड है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा है, डिप्लोमेटिक है। बिकॉज इन चीजों के अंदर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक वर्ल्ड के एनवायरमेंट देखते, वर्ल्ड में इमेज तो रखते हुए एक स्टैंड लेना पड़ता। तो ये तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ राघव जी, जो आप कह रहे हैं कि देखिए हम लोगों का जो स्टैंड है, हम लोग इस पूरे युद्ध के बाद जो हालात बने हैं, पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो स्टैंड हम लोग को लेना ही पड़ेगा। अगर पूरी तरह से न्यूट्रल होना है तो उसका एक इतिहास भी रहा है भारत का कि न्यूट्रल होकर के भी चीज़ों को, हालात सुधरने का हम लोग इंतज़ार करते हैं। शायद भारत के लिए बेहतर यही हो भी सकता है, क्योंकि ना तो यूक्रेन का हम पूरी तरह से खुले तौर पर समर्थन कर सकते हैं, ना रूस का कर सकते हैं, लेकिन जबकि दोनों ही हमारे अच्छे दोस्त हैं। प्रेम कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सुन पा रहे हैं सर? हेलो, आ रही आवाज आ रही है सर? आप प्रेम जी एक बात बताएं, क्या ये बहुत बड़ा दरअसल एक क्वेश्चन मार्क है, एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत को हमेशा तटस्थ, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम लोग तटस्थ होकर सारी चीजें देखते रहेंगे? क्या तटस्थ होना हमारी मजबूरी है या फिर तटस्थ होने के अलावा कोई विकल्प नहीं हम लोग के पास है? बताइए प्रेम जी। देखिए गौरी जी, ये बहुत कम अवसर आता है जबकि देश का सत्ता पक्ष और विपक्ष लगभग एक साइड पर होता है। ये जो अवसर है, हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी चलती रही है उसमें हेलो जी आ रही है आवाज, आ रही, बोलिए सर। बट मेरे को अभी आज स्क्रीन पे अपना तो दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी। हेलो, हाँ प्रेम जी की आवाज आ रही है, बताइए सर। प्रेम जी की आवाज तो आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा कर्नल सुधीर का दिखाई नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। आ जाएगा सर, थोड़ी देर में आ जाएगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार। प्रेम जी आवाज आ रही है सर? प्रेम जी की आवाज नहीं आ रही। चलिए मैं थोड़ी देर के बाद मैं कोशिश करूंगा। कर्नल सुधीर चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल सुधीर चौधरी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। वहां तक भी आवाज नहीं जा रही है। चलिए हम एक बार फिर से संत राघव पाल जी के पास चलते हैं। सर एक बात और बताएं सर, क्या तटस्थ रहना, न्यूट्रल रहना भारत की मजबूरी के तौर पर देखा जाए, या हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है, इसी स्टैंड पर रहने की एक मजबूरी है? क्या कहते हैं, क्या लगता है कि इस चीज़ को ऐसे देखने की ज़रूरत है, या फिर अगर दुनिया दो ध्रुवों में बंट रही है तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना? आज ना लें तो कल लेना पड़ेगा, 10 दिन के बाद लेना पड़ेगा, लेकिन लेना तो पड़ेगा। जी देखिए, आज जैसा दो यूनिपोलर वर्ल्ड में जो है, 2 पोलर वर्ल्ड में जो कंट्री बटे हुए हैं, आज जो आप देख रहे हैं आइसोलेशन कंट्रीज को करना, एक मिनट में सर, 1 मिनट में फिर चलेंगे दूसरे मेहमान के पास। 1 मिनट में सर बात पूरी कीजिए जी। तो आज आप देखें, नाटो देशों ने आज एकजुट होके 10 मार्च से लेकर 10 अप्रैल को उन्होंने घोषणा कर दी है कि बैटल ड्रिल्स करेंगे और
28 देश इसमें शामिल होंगे, 35,000 ट्रूप्स होंगे। आप इससे देख सकते हैं कि कैसा वो स्टैंड ले रहे हैं और किस लिए ले रहे हैं, कहां पे इशारा कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आज इंपॉर्टेंट इशू आपने देखा बायो वेपन का, जो वहां पे लैब मिली है जिसको अमेरिका एडिट कर रहा है, यूक्रेन के अंदर मिली है। रशिया की जो केजीपी थी उन्होंने ऑलरेडी इसको बोला था और उन्होंने इस बात पे कह रहे थे कि अमेरिकन जो है ये कर रहे हैं। नाउ इट हैज कम इन ओपन लाइट। नाउ जो सिचुएशन आप जान रहे हैं, पूरा विश्व जान रहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ क्या किया और बाकी कंट्रीज के साथ क्या किया। तो आज तो आपका प्रश्न है बड़ा है कि हमें कहां स्टैंड लेना है, कैसे करना है। तो ये एक कुछ देश मजबूरी भी। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सर, मैं अब थोड़ी देर के बाद आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी जी बिल्कुल। डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ कर्नल सुधीर चौधरी जुड़ चुके हैं। कर्नल सुधीर चौधरी जी, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है सर आप तक? कर्नल सुधीर, चलिए कोई नहीं, आप प्रेम जी के पास में आता हूं। आप प्रेम जी एक बात बताएं, पूरी दुनिया यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर ऐसा लग रहा है कि दो ध्रुवों में बंटती जा रही है। एक ध्रुव जो अमेरिका की चौधराहट एक तरह से उसकी देखी जा रही है, दूसरे ध्रुव में रूस है। रूस की ताकत के सामने ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी बेबस पड़ता जा रहा है। आगे क्या होगा युद्ध से देखिए किसी का भला नहीं हो सकता, लेकिन भारत का स्टैंड हमेशा से जब इस तरह के हालात बनते हैं दुनिया के किसी कोने में तो एक न्यूट्रल स्टैंड बन जाता है। हम लोग इसके पीछे कई तरह की वजह भी बताते रहे, लेकिन क्या इसी स्टैंड पर रहना भारत के लिए ठीक है या फिर हम लोग को थोड़ा सा और आक्रामक होना पड़ेगा अपने स्टैंड को लेकर के? गौरी जी, पहली बात तो यह है कि जो 34 देश में वोट में हिस्सा लिया, ये भी ध्रुव है। ऐसा नहीं है कि दो ध्रुवों में बचे। चाइना पावरफुल कंट्री है, इंडिया पावर अर्थव्यवस्था की कम से कम सैन्य की दृष्टि से नहीं तो आर्थिक नजरिए से दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था, महत्वपूर्ण देश है। इनके स्टैंड का मतलब ध्रुव होता है। इसलिए अब वो सोवियत संघ और अमेरिका वाला दो ध्रुवीय जमाना तो आज नहीं है। और रूस ये समय सोवियत संघ के रूप में था, तब उनके निर्णय का जो अहमियत थी वो आज नहीं है, इसलिए वो अलग और अकेला पड़ा है। और जहां तक हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन और स्टैंड की बात है तो हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान की सारी जो सियासत है, पक्ष और विपक्ष, आज के स्टैंड के साथ है। कोई भी इस स्टैंड के खिलाफ नहीं बोल रहा है। कारण है, हालांकि आम जनता हम आप जब बात करते हैं तो उससे आक्रामकता से हमें गुस्सा आता है, ये है। लेकिन डिप्लोमेटिकली जो हमारा स्टैंड है उसको हमें से कोई गलत नहीं ठहरा रहा है। कारण है इसका कि देखिए, एक तो अमेरिका का पुराना अतीत जो है हमारे साथ या किसी के भी साथ, वो विश्वसनीय है। बिल्कुल सर, आपकी आवाज चली गई। मैं थोड़ी देर के बाद फिर आपसे बातचीत करूंगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चले, ब्रेक के बाद स्वागत है। क्या भारत को तटस्थ रहना चाहिए? यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है तटस्थ है, इसके पीछे बहुत सारी वजह है। बहुत ऐसी वजह हैं जिसके ऐतिहासिक कारण है, बहुत ऐसी वजह हैं जिसके कारोबारी कारण हैं, और रूस के साथ हमारे बहुत ही गहरे रिश्ते हैं। इसी पर बातचीत हम लोग कर रहे हैं। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संत राघव पाल जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल सुधीर चौधरी जी इस वक्त हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रेम जी, आवाज़ आ रही है मेरी? अब सुन पा रहे हैं सर? नहीं आ रही है। कर्नल सुधीर चौधरी जी, आपका स्वागत है सर। आवाज़ आ रही है? आपसे बात नहीं हो पा रही है। आवाज़ आ रही है सर आप तक मेरी? आवाज़ फोन पे आ रही है इसको। हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है ना सर? आ रही है आपकी आवाज़? आ रही। अच्छा सर, ये एक चीज़ बताएं सर। आ रही है आवाज़? आप आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आ रही, क्लियर आ रही है ना? अच्छा, मुझे बताएं सर, ये रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध इस वक्त चल रहा है, भारत का स्टैंड न्यूट्रल है। लोग खासतौर पर कई यूरोपियन कंट्री की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि न्यूट्रल क्यों, एक स्टैंड तो लेना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताएं, सामरिक दृष्टिकोण से बताइए,
स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत को वाकई में बहुत बड़ी चिंता की बात है रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, हमारे बॉर्डर को लेकर के हम लोग को चिंतित होना चाहिए, आने वाले समय में किस तरह का संकट खड़ा हो सकता है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है कर्नल साहब। देखिए, आपके जो सवाल है, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ। आवाज पहुंच रही है? जी जी आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो यूक्रेन और रूस का ये लड़ाई है, सबसे ज्यादा जो असर पड़ रहा है वो हमारे भारत के हितों पे पड़ रहा है। आर्थिक दृष्टि से अगर आप पहले बात करें तो जो क्षेत्र में महंगाई है हमारे देश के लिए, वो सबसे ज्यादा प्रभावित भारत को होगा। इसके अंदर जो हमारी एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। दूसरा जो आपने कहा स्ट्रेटेजिक रूप से सिक्योरिटी, क्योंकि रूस के साथ हमें बहुत ही प्रभाव संबंध है और यूक्रेन जो नेटो कंट्रीज की तरफ है और उससे ये कोशिश हो रही है कि नेटो से उसको अलग किया जाए, यही लड़ाई का मूल कारण है। अब हमें ये देखना है कि आगे दोनों इन जो जिसको हम कह सकते हैं एक तरफ हुआ एक तरफ खाई, तो इसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। हमारी सरकार के जो रणनीतिकार हैं और देश के जो हितों को के लिए जो लोग निर्णय ले रहे हैं, इस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा, एक बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। जी, तो क्या सर एक बात बताएं, इसके बावजूद एक स्टैंड, अगर ठीक है हम न्यूट्रल हैं, तब भी समय के साथ कई लोगों को सवाल उठाने का मौका तो मिल ही जाता है ना। खासतौर पर कई यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से नाराज़गी जाहिर की गई कि भारत को अपना एक स्टैंड रखना चाहिए। क्या पूरी दुनिया का परिदृश्य बदल रहा है? क्या अब जो है सिर्फ अमेरिका और रूस की बात नहीं होती है, बल्कि अब भारत और चाइना भी बीच में बहुत ही शक्तिशाली देश बनता जा रहा है, इसका अपना खुद का एक स्टैंड होता है, उसे जो मन में होगा वही करेगा। देखिए, पहले से जो भारत का स्टैंड रहा था वो हम लोग नॉन अलाइन जो मूवमेंट था उसमें नॉन अलाइन कंट्री के रूप में भारत ने अपनी पोजीशन रखी थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ और इकोनॉमी जो मेन स्टेज पे आ रही, उससे जो कोल्ड वॉर सिचुएशन थी वो बदलने लगी। तो अब एक तरफ स्टैंड लेना किसी एक सुपर पावर के साथ में, वो किसी भी देश के लिए अपने जो स्ट्रेटेजिक उसके जो सामरिक हित होते हैं या आर्थिक हित होते हैं उसको ध्यान में रख के वो निर्णय करता है देश। तो भारत के लिए अब जो ये पोजीशन है फिलहाल वो बड़ी टिपिकल है। और जो आप ये देख रहे हैं कि भारत कोई क्लियर पोजीशन अपनी तरफ से नहीं ले रहा है, ये सिर्फ शांति की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेट अपने लोगों को वहां से निकालने की वो कोशिश हो रही है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रही है। अगर एक तरफ आप लेंगे तो कोई सा जो एक बड़ा ग्रुप है और भारत और चीन जो आपने इशारा किया कि अपने आप में एक सुपर पावर बनने की जो दिशा में अग्रसर हैं, तो उनको उनकी जो आगे ऑब्जेक्ट उसके ऊपर भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, मैं अब संत राघव पाल जी के पास में आना चाह रहा हूँ। सर राघव जी, एक बात बताएं, क्या अब इसको ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि भारत का स्टैंड न्यूट्रल मत समझिए इसे, अब भारत खुद अपने आप में एक ताकतवर देश बन चुका है, शक्तिशाली देश है, वो किसी के रहमो करम पर अपने फैसले नहीं लेता, ना तो अमेरिका ना तो रूस ऐसा किसी ध्रुवीकरण किसी तरह के एंगल में वो फंसता हुआ नहीं दिखेगा। भारत को कोई आज की तारीख में बरगला नहीं सकता है, उसका अपना स्टैंड है और वो चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो, बॉर्डर के लिहाज से हो, डिफेंस के लिहाज से हो या फिर इकोनॉमी के लिहाज से हो, हर जगह भारत का अपना खुद का स्टैंड है, किसी के पीछे नहीं जाता। हाँ, जो रिश्ते हैं उसे निभाने में सबसे आगे रहता है हिंदुस्तान। जी देखिए, आज विश्व के अंदर जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसीज हैं, वो स्थिति आज बदलती जा रही है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक, यानी कि सामरिक दृष्टि से जो आज एक्सपेंशन आप देख रहे हैं जो चाइना का, और साउथ एशिया के अंदर जो डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं, 87 के अंदर आप श्रीलंका के अंदर देखिए, सोमालिया के अंदर देखिए, सूडान के अंदर देखिए, अफगानिस्तान से करती है, और आज
इंटरडिपेंडेंस भी है और उसके अलावा विकास के लिए भी हमें पार्टनर्स चाहिए। जैसे आप क्वेड का देखें, इसमें भी एक सोची समझी रणनीति है जो देश इकट्ठे हो रहे हैं और एक को चेक एंड बैलेंसेस कर रहे हैं। नंबर 2, इकोनॉमिक आर्म कि आज हमें इकोनॉमिक दृष्टि से भी अपने हित देखने हैं कि आज जो विश्व का, यूएन का या कंट्रीज का जो सैंक्शंस लगती हैं उनके हिसाब से हमें कहां खड़ा होना है वो भी हम देखते हैं। आज अगेन ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड करने से वैसे जो विकास जहां मार्केट है वो चीज भी हर कंट्री देख रहा है। तो इसका बैलेंस बनाते हुए जो भी गवर्नमेंट्स है या हमारी गवर्नमेंट्स है वो निर्णय लेते। यस, शो विंडो के लिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए हम लोग हमेशा हैं। मोदी साहब ने पुतिन साहब से बात की, डिफ्यूज करने के लिए, टेंशन करने के लिए, बंद करने के लिए। और नंबर 2, जो उन्होंने मेडिसिन को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे यूक्रेन को अपनी हेल्प भी एक्सटेंड करा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, दोनों विषय में आर्थिक एंड स्ट्रेटेजिक को बैलेंस करते हुए स्टैंड लेना पड़ता। जी कर्नल सुधीर चौधरी जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? ऐसा लग रहा है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं फिर से आ रहा हूं सर, आप ही के पास आ रहा हूं सर। आप राघव सर एक बात बताएं, तब भी एक बात तो है ना कि रूस के साथ हम लोगों का जो संबंध है वो बहुत ही बड़ा संबंध है, बहुत ही गहरा संबंध है। संबंध सिर्फ कारोबार को लेकर नहीं है बल्कि दिल से जुड़ा हुआ संबंध है। और इसके पीछे की वजह है सिर्फ ऐसे ही शब्दों के जरिए इस संबंध को नहीं गढ़ा गया, बल्कि आप कई बार ऐसे मौके आए, 4 बार तो ऐसे बड़े मौके आए जब रूस की तरफ से वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया भारत के लिए। जब जब भारत अकेला पड़ गया पूरी दुनिया में तब तब रूस उसके साथ खड़ा था राघव जी। जब रूस पूरी तरह से कमज़ोर भी हो गया, रूस की आर्थिक इकॉनमी उसकी कमज़ोर भी हुई, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तब भी हर हालात में रूस भारत के साथ खड़ा था। क्या इस तरह की चीज़ों को भारत भूल जाएगा? क्या भारत कितना भी शक्तिशाली हो जाए, ताकतवर हो जाए, लेकिन रूस के साथ जो गहरे रिश्ते हैं इस पर तो कुछ उसका स्टैंड बनेगा ना सर? जी देखिए, आपने बहुत टच किया है इमोशनल भी और दोस्ती का हाथ जो 71 वॉर के अंदर अमेरिकन ने जो प्रेशर डाला मिसेस गांधी पे और 7th फ्लीट की बात की, रशिया हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा था। और वही हमारे को वर्ल्ड के अंदर जो हमारे गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी मोराल बूस्टिंग थी। लड़ाई हमने लड़ी लेकिन पीछे से हमारे साथ वो थे। नंबर 2, जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, मैं आर्मी से हूं जो आपको बताता हूं जी जी कि हमारा इक्विपमेंट पूरा रशियन बेस्ड है और डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे हमारा इक्विपमेंट सारा ऑफ रोड हो गया था बिकॉज जो स्पेयर्स आने थे ये थे। लेकिन फिर भी हमको एक बहुत आशा की किरण थी, अगर कोई हमारे बॉर्डर्स पे हमारे नेबरिंग या वो करें तो वो हमारे साथ खड़े हों। उसके अलावा अभी जो लेटेस्ट S-400 का जो डील वगैरह थी और जो वर्ल्ड का ऑर्डर चल रहा था, रशिया और अमेरिका का जो टेंशन कोल्ड वॉर चल रही थी, हमने अपना स्टैंड कायम रखा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब वहां गए, फंक्शन अटेंड किए और बड़ी अच्छी स्टेटमेंट। जब भी भारत और रशिया का सांस्कृतिक कल्चर एक्सचेंज, हमारी एजुकेशन और हमारे आर्ट के जो कोर्सेज हैं, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है, वो लगातार हमारे चल रहे हैं। जब से हमारे संधि है बिल्कुल और सर, कोई भी एग्रीमेंट, बिल्कुल उन्होंने कोई भी एग्रीमेंट
ऐसा नहीं है कि जिसका वायलेशन हुआ है। हाँ। तो मैं एक अच्छे संबंध है और बैलेंस संबंध है, और इंडिया और रशिया की जो मैत्री है बहुत लंबे समय से आ रही है हाँ। और वो चलती रहेगी। जी चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बार फिर से मैं कर्नल सुधीर चौधरी से बात करना चाह रहा हूँ। कर्नल, क्या सर आपके पास आवाज़ आ रही है क्या मेरी? सुधीर जी आपके पास? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब इस वक्त राहुल लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री। राहुल लाल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आवाज़ आ रही है राहुल जी? बिल्कुल, आपकी बुलंद आवाज आ रही है। चलिए, अच्छा राहुल जी, मेरी आवाज़ बुलंद इसलिए है कि भारत बुलंद है, हिंदुस्तान बुलंद है। दुनिया के किसी कोने में कुछ भी हो, भारत का अपना एक स्टैंड होता है। लेकिन स्टैंड को कई लोग न्यूट्रल समझ लेते हैं, और इस न्यूट्रल, पहले तो न्यूट्रल भारत कई जगह तटस्थ था, समझ में आता था, लेकिन आज भारत बहुत ही ताकतवर है, शक्तिशाली है। अमेरिका के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़ी ताकत के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। युद्ध जो हो रहा यूक्रेन और रूस के बीच में, क्या भारत को अपना एक बहुत ही साफ सुथरा खुला समर्थन किसी के साथ होना चाहिए? उसका एक स्टैंड दिखना चाहिए कि भारत किसके पक्ष में है? बताइए सर। देखिए गौरीशंकर साहब, भारत का जो रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट है। विदेश नीति का मतलब होता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना। हम इस पूरे मामले में एक तरह से देखिए, सोवियत जो हमारा रूस है वो हमारा काफी परंपरागत मित्र है, उसके साथ हमारे काफी घनिष्ठ संबंध है। रक्षा संबंध देखिए 60% से ज्यादा जो है कि रक्षा उपकरण हम लोग रूस से ले रहे हैं। रूस ही वो जगह है जो कि इसमें उनके साथ के संबंधों को हम लोग कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरे और जो पश्चिमी शक्तियां हैं, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, हम लोग अगर अपना निर्यात करते हैं, सबसे ज्यादा निर्यात यूरोपीय यूनियन में करते हैं। भारत के स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो है वो एक तरह से अमेरिका के साथ है, तो हमारा वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो, तो वो भी हमारा काफी घनिष्ठ मित्र है वो। तो ऐसे समय में हमारा स्टैंड एक तरह से बिल्कुल भारत की विदेश नीति जो स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हमारा विदेश नीति स्वतंत्र है और उसमें हम किसी भी पक्ष के साथ नहीं है। न्यूट्रल वाला जगह जिसको लोग आलोचना भले करते हैं गौरीशंकर जी, लेकिन ये हमारे देश नीति की आवश्यकता है। अगर और ये भारतीय विदेश नीति की ताकत भी है कि अगर हम, अमेरिका भी हमारा मित्र है, रूस भी हमारा मित्र है, तो परेशानी क्या है इसमें? तो हमें इस प्रकार के जब जो जरूरत है हमारी अमेरिका पूरी कर सकता है वो हम अमेरिका से पूरा करेंगे, जो रूस पूरा कर सकता है वो रूस से लेंगे। हम लोग S-400 अमेरिका के तमाम दबावों के बावजूद, अमेरिका ने धमकी दी थी कि काक्सा का प्रयोग करेगा वो भारत के विरुद्ध जो है। लेकिन क्या, एक मिनट राहुल, लेकिन क्या, मैं थोड़ा सा यहाँ रोकना इसलिए चाह रहा था, लेकिन क्या हम लोगों को इतना मतलबी होने की जरूरत है क्या कि रूस से जितनी जरूरत है हम रूस से ले लें, अमेरिका से जितनी जरूरत है अमेरिका से ले लें, जबकि इतिहास गवाह है कि यूक्रेन का स्टैंड भारत के लिए क्या रहा है, अमेरिका का स्टैंड भारत के लिए क्या रहा है, और रूस का स्टैंड भारत के लिए क्या रहा है। तो फिर हम इतनी खुद को ज़रूरतमंद क्यों फील कराएं पूरी दुनिया को? हम खुद भी ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, खास तौर पर पिछले 8-10 सालों में तो हम लोग की ताकत में काफ़ी इजाफा भी हुआ है। गौरीशंकर साहब, बड़ा आपने गंभीर सवाल पूछा है। देखिए बात यह है कि यूक्रेन को अगर हम लोग देखें तो यूक्रेन एज ए यूनिट के रूप में नहीं देख सकते उसको, क्योंकि देखिए तमाम यूक्रेन के समर्थन में जिस तरह से अमेरिका से लेकर तमाम पश्चिमी शक्तियों ने जो प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगाए रूस के ऊपर, तो एक तरह से देखिए ये दो धड़े के रूप में बटा हुआ है। तो भाई एक अमेरिकी धड़ा के रूप में है जो तमाम नाटो से लेकर तमाम तरह के लोग हैं, और रूस के साथ है। तो इसलिए अगर आप ऐसे भी अगर स्टैंड को देखें अगर भारत को, तो भारत का स्टैंड कहीं कहीं ठीक है कि वो आप देखिए लगातार वो पुतिन के समर्थन में भी ऐसी हम लोगों ने क्या कहा है इसमें, भारत सरकार के बयान को देखिए, ये चीजें कही गई है कि भाई आप चीजों को शांतिपूर्ण ढंग से इसका निपटारा कीजिए। तो ये हमारे विदेश नीति का एक बिल्कुल मूलभूत तत्व रहा है गौरीशंकर जी। हम लोग कभी भी हिंसा का उस रूप में समर्थन नहीं करते, तो चाहे वो इधर से हो या उधर से हो, तो इसलिए वो स्टैंड में आप कभी नहीं खोज सकते। ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि यूक्रेन के तमाम क्या स्टैंड है, हमें तो काफी यूक्रेन के व्यवहार से हम लोगों को दुख भी पहुंचा है,
उनके राजदूत के तमाम जो बयान अलग अलग समय में आए हैं इस पूरे प्रकरण में, और भारतीय छात्र आज जो वहाँ पे फंसे हुए हैं वो यूक्रेन के कारण ही फंसे हुए हैं। यूक्रेन की पूरी नीति आप देखिए, वो एक छात्र वहाँ पे जनवरी लास्ट वीक में ही निकलना चाहते थे, लेकिन जो वहाँ के मेडिकल कॉलेज थे, संस्था थे, वहाँ नहीं वो दे रहे लगातार थे। छात्रों के ऊपर दबाव बना रहे थे बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो छात्र वहाँ से निकल नहीं सके। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यूक्रेन की पॉलिसी ये थी कि वो हमारे छात्रों चलिए को ठीक है राहुल जी, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा आपके पास। एक सवाल जो जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि आर्थिक मोर्चे पर युद्ध यदि बढ़ता है लगातार, चूंकि युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कितने दिन में युद्ध की समाप्ति होगी, युद्ध का अंजाम कहां तक जाएगा, इसके बारे में कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो फिर भारत के सामने किस तरह की आर्थिक चुनौती आ सकती है, पूरी दुनिया के सामने, खासतौर पर रूस के सामने भी किस तरह की आर्थिक चुनौती होगी और कितना प्रभाव पड़ेगा पूरी दुनिया पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद, चले ब्रेक के बाद स्वागत है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच भारत का स्टैंड, भारत का जो एक न्यूट्रल स्टैंड है, उसे लेकर क्या सोचते हैं लोग, किस तरह की बात कर रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि भारत को एक खुला स्टैंड, एक ओपन स्टैंड तो लेकर चलना ही चाहिए। कई लोग कह रहे हैं ज़रूरत क्या है इसकी, क्योंकि भारत खुद अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर देश बनता जा रहा है, शक्तिशाली देश बनता जा रहा है, उसका खुद का अपना स्टैंड है, वो किसको साथ देगा, किसके खिलाफ जाएगा, भारत के अंदर इतनी क्षमता है कि वो खुद इस बात को डिसाइड कर ले। चलिए, संत राघव पाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और अर्थशास्त्री और विदेश मामलों के जानकार भी हैं। राहुल लाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राघव जी के पास चलेंगे, इसके बाद राहुल के पास आएंगे। राघव जी, एक बात बताएं, अब इसके बावजूद भारत आने वाले समय जैसे ऐसा तो नहीं कि हमेशा युद्ध चलता रहेगा यूक्रेन और रूस के बीच में, आने वाले 1-2 सालों के बाद इस युद्ध का प्रभाव भारत के ऊपर किस तरीके से आप देखते हैं, जरा बताइए सर। जी देखिए, आज जो स्थिति जो है वो बदल रही है। अगर आप पास में जाएं, जो पैटर्न फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था वो सेकंड में थोड़ा कुछ कम हुआ, बिकॉज उसमें मैकेनाइजेशन ज्यादा आ गया, आर्मर्ड टैंक्स वगैरह है। उसके बाद जो वेपन सिस्टम और चेंज हुआ, जो हमने 62 में लड़ा, 65, 71, और जो वर्ल्ड के अभी इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और दूसरे जो कॉन्फ्लिक्ट और हुए हैं, तो ये बदलते रहते हैं। तो सिस्टम अभी जो और है शॉर्ट एंड स्विफ्ट। इवन रशिया ने जो एनालाइज किया था क्रीमिया में और जॉर्जिया में जो ऑपरेशन किया था वो बहुत ही स्विफ्ट, लेकिन यहाँ पे तो वॉर सिनारियो इसलिए चेंज हो गया। यूक्रेन ने जो स्ट्रेटेजी लगाई, उन्होंने अपने बॉर्डर पे नहीं लड़े, वो वहां से उन्होंने बॉर्डर ओपन कर दिए और इस वॉर को बिल्टअप एरिया में ले आए। बिल्टअप एरिया में आपकी आर्मर्ड डिप्लॉय नहीं हो सकती, आर्टिलरी डैमेज नहीं कर सकती, सिर्फ आप जो वॉर का डिक्टम है जो कि सिर्फ आप सैन्य इंस्टॉलेशन को आप बर्बाद कर सकते हो, मिसाइल, रॉकेट और बॉम्बिंग के साथ। लेकिन जो एक्चुअल वॉर जो है बिल्टअप एरिया में बहुत मुश्किल है, और उन्होंने ये की। तो मेरा जो कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि ये सिनेरियो बहुत चेंज हो रहा है, ड्रोन सिस्टम आ रहे हैं, तो इंटरडिपेंडेंस जो टेक्नोलॉजी है, जो बड़े देशों की, नाटो देशों से जो प्रोडक्शन है, रशिया से जो प्रोडक्शन है, तो इसको वे करना पड़ता है। और हर कंट्री का जो इक्विपमेंट है, मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी और मैं अभी बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड पैटर्न रखते हैं वॉर में इक्विपमेंट का, कि हमारे को जो उसके स्पेस है, जो उसके ऑयलिंग है, जो मेंटेनेंस है, सर्विस है, वो एक ही कंट्री से हम रखते हैं। और टेक्नोलॉजी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वेपन को लेने के लिए, विद टेक्नोलॉजी, विदाउट टेक्नोलॉजी, अमनेशन, तो डिपेंडेंस रहना पड़ता है। तो जिस कंट्री की जो पॉलिसीज है, जो हमारा चलता है, तो उसी के साथ हमें अलाइन होना पड़ता है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। बिकॉज बेसिक आर्मी जो प्लानिंग है वो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का जो इक्विपमेंट है, हम कंट्री बेस्ड जो है वो इन्वेंट्री होती है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, कंट्री के साथ
आप कैसे डिप्लोमेटिकली, कल्चरल, इकोनॉमिकल भी आप उनके साथ में ट्रेड, वो चीज भी उनको तय करना पड़ता है। तो ये एक बहुत दोनों चीजों से देखना पड़ता है। आपको डिप्लोमेटिकल तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से और इकोनॉमिक से उनका फिर एक बैलेंस बनाना पड़ता है। आपको विकास के लिए भी रास्ता लेना पड़ता है, डेवलपमेंट में भी लेना पड़ता है। तो इन सब इनपुट्स पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है और उसी हिसाब से। चलिए, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात। मैं अब राहुल लाल के पास आ रहा। राहुल, एक बात बताएं, आप कहीं मैं पढ़ रहा था और मुझे लगता है कि वो फैक्ट भी सही है कि एक दिन में रूस का खर्च इस पूरे युद्ध पर, अब तो सुनते हैं और बढ़ता भी जा रहा है, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च हो रहा है। युद्ध तकरीबन 8 दिन हो गए, अभी कहा जा रहा है कि 15-20 दिन अभी और होंगे, यानी मिला जुला करके 25 से 30 लाख करोड़ का खर्च आएगा। अब किसी भी देश में अगर इतना नुकसान हो रहा है पैसे का, जिसके साथ हमारा कारोबारी संबंध है, जिसके साथ हमारा आर्थिक से लेकर के वैदेशिक से लेकर के सामरिक और तमाम चीज़ों पर अच्छे और गहरे रिश्ते हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा आर्थिक मोर्चे पर? भारत क्या घिरेगा? भारत को परेशानी होगी आने वाले समय में, क्योंकि इतना खर्च, पैसे का नुकसान कैसे रूस भी खुद को कैसे संभाल पाएगा? देखिए, सवाल काफी गंभीर है, लेकिन आपके मूल सवाल पे तो आऊंगा, लेकिन ये चीज समझना पड़ेगा कि इसलिए जो पश्चिमी शक्तियां वो नहीं चाहती कि लड़ाई जल्दी से खत्म होकर मामला निपट जाए। वो कहीं न कहीं इसलिए लगातार यूक्रेन को प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं कि ये मामला थोड़ा और ये लंबा हो, क्योंकि वो रूस को इस मामले में लंबे दौर तक उलझा के उसको कमजोर बनाना चाहते हैं। तो ये तो उनकी रणनीति है। तो अब हम लोग आते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, जो आपका सवाल है, क्योंकि देखिए हम लोगों का काफी घनिष्ठ संबंध है, रिश्ते हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, तो उसका प्रभाव हम लोगों के अपने अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ेगा, और जिनके उनके साथ घनिष्ठ रिश्ते नहीं है उनके ऊपर भी पड़ रहा है, हम लोगों को और ज्यादा ही पड़ेगा। देखिए, आप सोच के देख लीजिए कि अगर इस लड़ाई के पहले जो क्रूड ऑयल था उसकी कीमत क्या थी, $95 प्रति बैरल के आसपास उसकी कीमत चल रही थी। आज वो $110, $113 को वो क्रॉस कर चुका है। वो तो ये कीमत तो पूरी दुनिया भुगतेगी। लेकिन जो हम लोग जैसे देश, मान लीजिए कभी तुरंत हमारी अपनी रक्षा जरूरतें हैं, S-400 वो सप्लाई कर रहा था, तो क्या उसके सप्लाई में क्या समस्या आएगी, उसके पेमेंट में क्या समस्या आएगी? हालांकि जिस तरह से पश्चिमी देश ढोल पीट रहे हैं कि स्विफ्ट से हट जाने के बाद बहुत ज्यादा वो कमजोर होगा, मैं वो नहीं मानता, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंधों से वो निपट लेगा, लेकिन जो युद्ध के भारी भरकम खर्च है वो जरूर उसके ऊपर जो है कि प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई के लिए संभवतः रूस ने तैयारी नहीं की थी। उनको नहीं लग रहा था कि ये मामला इतना लंबा जाएगा। जैसा भी कहा भी इन्होंने कि भाई पूर्व के वक्ता ने कि उन्होंने पूरे लड़ाई को एक तरह से शहरी जो है कि वो अर्बन सेंटर में करा है कि भाई वो लंबा खींचे, वहां पे अपने लोगों को भी जो है हथियार बांट दिए हैं कि वो एक तरह से गुरिल्ला वार जैसी भी स्थिति आ जाए वहां पे। तो इसका प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था पे और दुनिया की अर्थव्यवस्था पे, जो हम लोग सोचे कि कोरोना काल के बाद अब देखिए तीसरे वेव में कोई ज्यादा नुकसान की स्थिति नहीं आई और पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं खुल रही थी। तो लगातार आप मान के चलिए कि देखिए भारत के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, हम लोग का निर्यात कहाँ पे सरप्लस रूप में करते हैं, यूरोप के देशों में करते हैं। आप इस पूरे तनाव का असर यूरोप के साथ होगा, रूस के साथ जो नुकसान होंगे ही, लेकिन बाकी दूसरे अलग अलग सेक्शन पर भी हम लोगों को आगे हमारा जो निर्यात में वृद्धि हो रही थी वो रुकेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा होगी अभी यहाँ पे युद्ध के कारण, तो वो महंगाई के बीच में हमारा ग्रोथ रेट फिर ऑटोमेटिक स्लो होगा। तो बहुत पक्षी हमारे अर्थव्यवस्था पे इसके निगेटिव प्रभाव कई सारे पड़ेंगे। आप सोच के देखिए कि निर्यात का ग्रोथ कम होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, हमारे यहाँ पे डिमांड खुद ऑटोमेटिक और घट जाएगा। डिमांड घटेगा तो फिर ऑटोमेटिक कंपनियां उत्पादन कम करेंगी, कंपनियां उत्पादन कम करेंगे तो फिर एक तरह से खर्च और ज्यादा होगा। तो ये युद्ध अगर लंबा होता है तो फिर जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी एक तरह से कहीं कहीं ज्यादा होगी। पूरा जो पटरी, जो इकोनॉमिक पटरी, जो कि अभी पॉजिटिव दिशा में चलते हुए गौरी शंकर जी हम लोगों को दिख रहा है, वो फिर निगेटिव दिशा में चलता हुआ दिखेगा हम लोगों को। बिल्कुल, बहुत ही बेहतर जानकारी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा राघव जी से। अमूमन जो हर लोगों के जहन में सवाल उठ रहा होगा, क्या राघव सर क्या लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध होना अब एक तरह से तय मानकर चलें? परमाणु हथियारों का कितना इस्तेमाल होगा, करेगा या नहीं करेगा, या गीदड़ भभकी दी जा रही है?
पूरी तरह से एक तरह से खेल खेला जा रहा है, माइंड गेम चल रहा है, पूरी दुनिया को डराने की, बस दहशत फैलाने की एक कवायद है। क्या कहते हैं सर? जी देखिए, जो परमाणु है, हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी में देख लिया कि कितना डैमेज हुआ। ये आपने पाकिस्तान को भी देखा, जब भी थोड़ा प्रेशर होता है वो परमाणु की बात करते हैं। जब एक्चुअल ऑप्स हुआ 99 में कारगिल में लेटेस्ट, कोई परमाणु नहीं चलाया उन्होंने, हमने काफी डैमेज किया उनको। तो ये एक धमकी है, प्रेशराइज करना, वर्ल्ड ओपिनियन बनाना, नेगोशिएट टेबल पे लेके आना। यस, पुतिन साहब ने न्यूक्लियर कमांड को उनको एक्टिवेट कर दिया है, हाई अलर्ट पे रख दिया है। डिलीवरी सिस्टम उनका बड़ा मजबूत है, लेकिन जो उन्होंने अभी वेपन जो अभी डिप्लॉयड किए हैं, इस वेपन में इन्होंने जो रॉकेट लॉन्चर्स ज्यादा किए हैं और मिसाइल्स का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो इनका जो माउंटिंग अटैक्स है, जैसे साउथ से कर रहे हैं अभी, ये पोर्ट सिटी से कर रहे हैं, तो ये परमाणु मेरी असेसमेंट के अंदर और जो पैरामीटर्स हैं, तो ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो। ठीक है सर, चलिए सर, आप दोनों आए, आप समय दिया, वक्त निकाले, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।